Hello everyone, this is CA Rahul Kapoor and I welcome you all to my YouTube channel CA Rahul Kapoor Classes. So guys, ये जो चैनल है CA Rahul Kapoor Classes, यहाँ पर हम CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CA इंटर, CMA इंटर एंड बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड क्लासेस अपलोड करेंगे. सो अगर आप इन कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के लिए भी रेलेवेंट है तो प्लीज़ इसको उनके साथ भी शेयर करना. ओके और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर. सो अगर आपने लास्ट की 2 क्लास नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट की 2 क्लासेस में मैंने कॉस्ट शीट का एक चैप्टर खत्म करवा दिया था, जिसमें मैंने एक क्लास में तो उसका सारा कॉन्सेप्ट करवाया था. कॉन्सेप्ट यानी कि उसका फॉर्मेट करवाया था, फॉर्मेट से रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स होते हैं वो बनवाए थे. और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मैंने इसकी अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, बुक के न्यूमेरिकल्स, मित्तल एंड महेश्वरी बुक है, उसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे. और जैसे ही आप एग्जाम्स के आसपास आओगे तो आपको इसके जो 10 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनफैक्ट हर चैप्टर के 10 ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, और साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. सो बच्चों, आपने देखा होगा जब आप क्लास 11th में थे तो आपका एक चैप्टर आया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्लियर है? आपको याद होगा, किसी किसी को बहुत अच्छा भी लगता होगा, किसी किसी को थोड़ा बहुत मुश्किल भी लगता होगा. कोई दिक्कत नहीं है, उसका यहाँ पर यूज तो होना है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या मान के चलूंगा कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से मुझे आपको करवाना है. ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल उसकी तरह ही है, बस इतना सा फर्क है. जो आप क्लास 11th में करते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां पर आपको क्या करना होता था, वहां पर आपने देखा होगा कि आप एक अपने पास बुक्स बनाते थे, कैश बुक. कैश बुक के अंदर एक कॉलम होता था बैंक का कॉलम. सो बैंक की जितनी भी एंट्रीज होती थी, पैसे का जाना बैंक से, पैसे का आना बैंक में, ये सारी आप एंट्रीज खुद करते थे कैश बुक में. ठीक है, और एक बैंक की एंट्रीज होती हैं जो आपको बैंक खुद करके देता है. ठीक है, एक एंट्रीज बैंक आपको खुद ही करके देता है बैंक में जितनी भी एंट्रीज होते हैं. और वो जो एंट्रीज करता है बैंक, वो कहां करता है? पासबुक में. सो आप देखते थे पासबुक में बैलेंस कुछ और होता था एट द एंड ऑफ द मंथ, और कैश बुक में बैलेंस कुछ और होता था. तो आपका मेन टारगेट क्या रहता था? किसी एक के बैलेंस से आप स्टार्ट करते थे, या तो बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट करते थे या बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट करते थे, और धीरे धीरे उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ करते थे और दूसरे के बैलेंस पे आप पहुंच जाते थे. मतलब अगर आपने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया होता था तो आप धीरे धीरे पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाते थे, लेकिन अगर आपने पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया होता था तो आप कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच जाते थे. आ रहा है कुछ कुछ याद? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो अगर नहीं आ रहा. तो अब अपने को क्या देखना है? अपने को तो ये देखना है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. अब यहां पर रिकंसिलिएशन की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब यहां पर तो बैंक पासबुक वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो यहां पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है, सो अब इसकी बात करते हैं पहले कि आपने अभी तक जो पढ़ी है वो पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे तो उसको निकालने के लिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो आप अभी तक प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाते थे वो होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आपने अगर लास्ट का लेक्चर देखा हो तो आपने देखा होगा हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाते हैं? दैट इज कॉस्ट शीट. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी प्रॉफिट निकालते हैं, कॉस्ट शीट से भी प्रॉफिट निकालते हैं, पर इन दोनों का प्रॉफिट मैच नहीं करता. इन दोनों का प्रॉफिट मैच नहीं करता. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कुछ और आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कुछ और आएगा. ठीक है, सो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना.
इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना हमारा मेन टारगेट रहेगा। सो अगेन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, मतलब या तो हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस करते करते प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक पहुंच जाएंगे, और या फिर हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे और प्लस माइनस करते करते प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग तक पहुंच जाएंगे। क्लियर यहां तक? ओके। अब मेन हमारा जो मुद्दा ये है कि इन दोनों का प्रॉफिट आखिर अलग क्यों आता है। ठीक है, सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों का प्रॉफिट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्यों अलग अलग आता है। सो उसके हमारे पास 5 रीजंस हैं, 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से इन दोनों का प्रॉफिट डिफर करता है। ठीक है, तो उसमें से पहला डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं, और ये आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपके पेपर में बीकॉम के लेवल की बात कर रहा हूँ, बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम चाहे हो, चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, आपके क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, आप 10 ईयर देखना, ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पहला डिफरेंस है एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। पहला डिफरेंस है एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते थे ना, तो जितने भी एक्सपेंसेस आते थे ट्रायल बैलेंस से, हम जो भी एक्सपेंस उठाते थे, वो सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो एक्चुअल में हो चुके होते हैं। मतलब सैलरी मैंने एक्चुअल में पे की होती है, रेंट मैंने एक्चुअल में पे किया होता है। ये सारे जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं उसका जो बेस होता है वो होता है एक्चुअल सारे एक्सपेंसेस लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं एस्टिमेशन के बेस पे। कॉस्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जो खर्चे लेते हैं, यानी कि मटेरियल का खर्चा हम यहाँ पर एक्चुअल नहीं ले रहे कितना हुआ, मटेरियल का खर्चा कितना होगा ये सोचते हैं, लेबर को पेमेंट कितनी करनी होगी ये सोचते हैं। तो क्लियर है ये बात कि आपको एक जगह तो एस्टिमेट लेने होते हैं, एस्टिमेट मतलब अंदाजे से लेने होते हैं, और एक जगह पे आपको एक्चुअल फिगर्स लेनी होती है। अब आप खुद ही बताओ कि आप जो इमेजिन करते हो या जो आपका जो एस्टिमेशन होता है, क्या वो हमेशा ठीक होता है? नहीं होता। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं मान के चल रहा हूं मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख आएगी, तो कॉस्टिंग में तो मैं मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख लूंगा, लेकिन एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट अगर 1,20,000 आई तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं 1,20,000 लूंगा। तो दोनों के एक्सपेंसेस जब मैं अलग अलग ले लूंगा तो क्या दोनों का प्रॉफिट सेम आ सकता है? नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। ठीक है, सो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि एक में हम लेते हैं एस्टिमेट्स और एक में लेते हैं हम एक्चुअल। एक में हम लेते हैं एस्टिमेट्स और एक में लेते हैं हम एक्चुअल्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्चुअल फिगर्स कहां ली जाती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और एस्टिमेशंस कहां पे ली जाती हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज द सेकंड डिफरेंस। दूसरा कारण है जो दोनों में हम स्टॉक की वैल्यू अलग अलग मेथड से निकालते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक निकालने का अलग मेथड होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक निकालने का अलग मेथड होता है। सो पहले मैं बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स आर फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जब आगे हम मटेरियल का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी आपको सिर्फ मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम स्टॉक के मेथड्स ही अलग अलग यूज करेंगे तो दोनों का स्टॉक कैसे सेम आ सकता है, और दोनों का स्टॉक ही अगर डिफरेंट आएगा तो दोनों का प्रॉफिट कैसे सेम आ सकता है। ठीक है ना, सो ये हमें यहां पर देखना है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स आर फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 ही मेथड आपको रेलेवेंट रहेंगे। ओके, वाइल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तो स्टॉक निकालने का एक ही तरीका होता था, दैट इज एलसीएम। अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे हैं ये भी मेथड कभी हमने फॉलो किया है, तो जाने अनजाने या कहीं ना कहीं आपने यही मेथड फॉलो किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एलसीएम मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक निकालने का सीधा सा तरीका है, आप देखो स्टॉक की कॉस्ट कितनी पड़ी थी आपको, मान लो कॉस्ट पड़ी थी स्टॉक की 5,000, फिर आप देखते हो अगर मैं मार्केट में इसको बेचने जाता हूं तो मार्केट में क्या वैल्यू है, मैंने देखा 8,000,
तो अब जब अपनी बुक्स में लिखते हो तो इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उनको लिखते हो, दैट इज 5000। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू कम होती तो मार्केट वैल्यू ले लेते, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट ले लो। ये आपका जो मेथड है ये कहां पर यूज करते हो आप स्टॉक निकालने का, ये आप यूज करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो आप देखो ना, दोनों के मेथड्स ही जब आप अलग अलग यूज कर रहे हो, एक में तो ये फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, एक में सिर्फ लोअर और कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो जब दोनों के मेथड्स ही अलग होंगे तो दोनों का स्टॉक भी अलग आएगा, और दोनों का स्टॉक अलग आएगा तो 101% दोनों का प्रॉफिट तो अलग आना ही है। ठीक है, तो दूसरा कॉज था कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, कुछ ऐसे आइटम आप देखोगे जो आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही यूज करते थे या उनको कंसीडर करते थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में उनको सीधा सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब जब मैं आपको कॉस्ट शीट पढ़ा रहा था तो वहां पर एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, और उस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं और इन खर्चों का कॉस्ट शीट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इनको कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बैड डेट कॉस्ट शीट में कहीं नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर टू रिजर्व, इसका कॉस्ट शीट में कहीं नहीं शो करना होता। तो लेकिन यही सारे खर्चे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे। तो क्या इन खर्चों की वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जितने ज्यादा एक्सपेंस दिखाओगे उतना कम प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंस जितने ज्यादा प्रॉफिट उतना कम। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करने होते हैं। तो इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी अलग अलग आता है। तो क्या क्या है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया और कई जगह पर हमें कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ सकता है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स वगैरह कॉस्ट शीट में कोई काम नहीं है इसका। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ आइटम्स हैं जो आपको कहां रिकॉर्ड करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट डिफर करेगा। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। अच्छा, अब जैसे कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही लेते थे, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस देखते हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसका मतलब जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इनको रिकॉर्ड करोगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करोगे तो प्रॉफिट तो डिफरेंट होना ही होना है। ठीक है, सो देख लेते हैं ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं। चार्जेस इन लिeu ऑफ रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन्ड। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि घर तो मेरा ही था, लेकिन मैंने उसको यूज किया अपने बिजनेस के लिए। घर मेरा था, मैंने उसको अपने बिजनेस के लिए यूज किया, फिर भी मैंने कॉस्ट शीट में कुछ खर्चा लिखा रेंट के नाम का। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर मैं यहां पर काम ना करता तो मुझे यहां से रेंट आ जाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मुझे यहां से रेंट आता और वो मैं यहाँ का अब खर्चा मान लेता हूं। मतलब मैं यहाँ काम ना कर रहा होता तो कहीं तो कर रहा होता ना, तो रेंट तो लेना ही था मुझे। तो मैं ऐसे रेंट को मानता हूं इम्प्यूटेड रेंट, मतलब जो एक्चुअल में रेंट पे नहीं कर रहा हूं, बस ये है कि मेरा रेंट बच रहा है, तो बच क्यों रहा है मैं उसको खर्चा मान लेता हूं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे कामों में नहीं पड़ता। वो देखता है खर्चा जा रहा है जेब से रेंट का तो रेंट है, नहीं जा रहा तो रेंट नहीं है, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एक और खर्चा ऐसा होगा जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही लेना है। वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन बट अपॉन विच नो इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड। मतलब क्या हुआ कि जो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा रखा है, अगर मैं उस पैसे को बिजनेस में ना लगाता, कहीं इन्वेस्ट कर देता, तो मुझे वहां से कुछ इंटरेस्ट मिलता। वो इंटरेस्ट अब नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैंने पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया है। तो वो एक तरह की कॉस्ट हो गई मेरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो भी ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको कंसीडर करना है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं करना। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो कम आएगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम नहीं आ पाएगा इसकी वजह से। तो दोनों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बेसिकली डिफरेंट हो जाएगा। ओके, चलो एक और ऐसा है, depreciation on assets when the book value of the asset is reduced to a negligible figure। देखो अकाउंट्स क्या कहता है, डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ। जब
एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसके बाद कोई डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोई भी डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इसके खिलाफ है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि अगर आपने एसेट यूज कर ली है और एसेट की वैल्यू जीरो हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो आपके काम आ रही है, अभी भी वो आपके काम आ रही है, तो ऐसे केस में उसकी अभी भी डेप्रिसिएशन लो, ठीक है। कैसी बातें कर रहा है ये बेवकूफों वाली, कि आप ये अकाउंट्स में क्या होता है, एक बार किसी चीज की डेप्रिसिएशन लगा लगा के वैल्यू जीरो हो गई तो आपको उसके ऊपर और डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा बोला जाता है कि अगर पूरी डेप्रिसिएशन लगा भी चुके हो, उसके बाद भी एसेट को यूज कर रहे हो, तो भी आपको उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। यानी कि ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों का प्रॉफिट्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस मतलब देखो, एक तो आपका नॉर्मल लॉस होता है, जो कोई भी करेगा तो उसको लॉस हो ही जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं और आप दोनों एक दिन मिल्क बॉईल कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा वेग लगेगा बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही होता है, समझना है, जिससे भी समझ आए वो बोल दो, कोई बात नहीं। तो मैं और आप दोनों मिल्क बॉईल कर रहे थे। अब मैं बहुत ध्यान से था, मिल्क बॉईल कर रहा था, बिल्कुल वहां से हिला नहीं। ऐसा होता है ना मिल्क बॉईल करते करते जैसे ही आप इधर उधर होते हो और वो फुर हो जाता है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब आप मिल्क बॉईल करते हो तो उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं। अब उसको ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत मिल्क तो कम होता ही है उसके अंदर। लेकिन इस बार क्या हुआ, मैं वहीं ध्यान से खड़ा था और आप इधर उधर हो गए, आपके वाला जो मिल्क था वो बॉईल होके बाहर स्पिल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये ऐसा लॉस है, अगर आप ध्यान देते तो रोक सकते थे, लेकिन वो जो वाटर वेपर वाला लॉस है वो आप नहीं रोक सकते थे, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस तो कंसीडर करने नहीं होते, वो तो सबको पता है कि इतना लॉस तो होना है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से होता है, ठीक है, या फिर कोई चोरी हो गई, कहीं आग लग गई, मतलब ये वो काम है जो हर बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। अब हर बार थोड़ी ऐसे मिल्क बॉईल होके बाहर स्पिल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल लॉस कभी कभी एक्सक्लूड कर देते हैं, कभी कभी इंक्लूड कर लेते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर बार एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा। कब अलग आएगा, जब कॉस्ट अकाउंटिंग इग्नोर करेगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसीडर करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने तो इन एनी केस कंसीडर करना ही है। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ने भी कंसीडर किया तो कोई बात नहीं, दोनों का प्रॉफिट सिमिलर आएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ने इग्नोर कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने टॉपिक पढ़ा कि दोनों का जो प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अलग अलग आता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन था एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल। एस्टिमेट्स मतलब कॉस्टिंग में जो भी हम खर्चे लेते हैं वो सारे एस्टिमेशन के बेस पे लेते हैं, मतलब ऐसा होगा, इतना खर्चा आएगा, ये सब हम एस्टिमेशन के बेस पे लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे के सारे खर्चे एक्चुअल में लेते हैं, कितना खर्चा एक्चुअल में हुआ, जब वो फिगर हमारे सामने आ जाती है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, तो दोनों का प्रॉफिट डिफरेंस आना लाजमी है। ओके, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पर स्टॉक निकालने के लिए आपको लीफो, फीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड यूज करने होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ आपने एक ही मेथड पढ़ा हुआ है, दैट इज एलसीएम, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो भी कम होता है वो वाला आप क्या करते हो, स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड करते हो। तो ऑब्वियसली दोनों के मेथड अलग अलग हैं, तो दोनों का स्टॉक भी अलग अलग आएगा, और दोनों का स्टॉक अलग आएगा तो दोनों का प्रॉफिट भी अलग अलग आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कुछ लिस्ट थी जिसमें मैंने क्या बोला कि जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आते हैं, या फिर कुछ ऐसी इनकम भी होंगी जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आएंगी। तो अगर दोनों में खर्चे और इनकम अलग अलग लोगे तो क्या प्रॉफिट दोनों का अलग अलग नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने देखा कि आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। इसका कैसे कैसे एग्जांपल थे, जैसे मैं रेंट तो मेरा अपने घर में बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन 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 मैं ये मान के चल रहा हूं अगर मैं यहां बिजनेस ना करता, कहीं और करता, तो क्या मुझे वहां का रेंट ना पे करना होता?
तो वही खर्चा मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं खर्चा बचा रहा हूँ, तो ये खर्चा तो है ना। ऐसे ही मैंने दूसरा ये देखा कि जो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया वो कहीं और लगाता तो इंटरेस्ट मिलता, वही इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे एक्सपेंस मान लेता हूँ, जो नहीं आ रहा वो भी खर्चा ही मान लेते हैं। और फिर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसमें ये कहता है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसी एसेट पे जब पूरी तरह से लग चुकी होती है, मतलब 100% डेप्रिसिएशन लग चुकी है, उसके बाद एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी होती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन ये क्या कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ये कहता है इवन नेग्लिजिबल भी हो चुकी है वैल्यू, उसके बाद भी अगर आप यूज करोगे तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये था एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी एबनॉर्मल गेन और लॉस को कंसीडर करते हैं और कभी कंसीडर नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हमेशा कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं बिटवीन क्या कहते हैं इसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इनको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। हाँ जी, तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में जब ये आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 चीजें क्या हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द फर्स्ट वन इज ओवर रिकवरी या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ओवर रिकवरी या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इसका मतलब क्या होता है बहुत ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट के अंदर जो हम खर्चे लेते हैं वो हम एस्टिमेशन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, अब एस्टिमेशन कभी आपकी ठीक हो जाती है और एस्टिमेशन कभी आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, सो ओवर रिकवरी हो जाए या अंडर रिकवरी हो जाए, या फिर दूसरा नाम बोलूं ओवर रिकवरी का ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाए या अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो ये इसका क्या मतलब रहेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर रिकवरी की। देखो, एक होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स और एक होगा कॉस्ट अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट, कोई भी एक खर्चा मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं ऑफिस ओवरहेड्स, मैं मान लेता हूं ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का खर्चा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया होगा, एस्टिमेट किया होगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में 20,000 का मान लिया था कि ऑफिस ओवरहेड्स आएंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक्चुअल खर्चा आएगा, बट एक्चुअल में जब मैंने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हुए कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आए सिर्फ 15,000, सिर्फ 15,000। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्टिंग में मैंने ज्यादा खर्चा एज्यूम कर लिया था, और ज्यादा खर्चा एज्यूम कर लेने को ही हम क्या बोलते हैं, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। मतलब जितने हमने रिकवर करने थे उससे ज्यादा रिकवर कर लिए। रिकवर तो मुझे सिर्फ 15,000 करने चाहिए थे, तो मैंने 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा कर लिए। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर, बहुत ध्यान से सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, जहां पर आप खर्चे ज्यादा लोगे वहां का प्रॉफिट कम आएगा, जहां पे प्रॉफिट आप कम लोगे वहां का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने ओवर रिकवरी कर ली थी, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग में ही होगी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप एक्सपेंस ज्यादा ले लोगे तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, पक्की बात है। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ तो यहां पर एक्सपेंस मैंने कम लिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मुकाबले, तो यहां का प्रॉफिट भी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा आ रहा होगा। क्लियर है ये बात। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा बाकी हम वहां पर देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, बट ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अंडर रिकवरी। बिल्कुल इसका उल्टा होगा, अंडर रिकवरी कह लो या अंडर एब्जॉर्प्शन कह लो। अब मैं बात करता हूं सेलिंग ओवरहेड्स की। एक हम लेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक हम लेंगे सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, एफए मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहां पर उल्टा कर देते हैं। अब मैं सेलिंग ओवरहेड्स जो मैंने अज्यूम किए थे वो अज्यूम किए हुए थे 20,000 आएंगे, तो मैंने अज्यूम किए थे 20,000 आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं। बट इन रियलिटी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते समय पता चला कि सेलिंग ओवरहेड्स के खर्चे आ गए 22,000, बट मैंने कितने रिकवर किए हुए थे, सिर्फ रिकवर मतलब मैंने कितने अज्यूम किए हुए थे, सिर्फ
20,000 एज्यूम किए थे, बट इन रियलिटी वो आ गए 20,000 से ज्यादा। तो मैंने जो सोचा हुआ था वो अंडर सोचा हुआ था, कम सोचा हुआ था, तो अंडर रिकवरी हो गई। और अंडर रिकवरी के केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट की जब मैंने खर्चे कम लिए हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने 22,000 ले लिया, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में 20,000 लिया, तो जो एक्सपेंस है मैंने कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा ले लिया, इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस पूरे कॉन्सेप्ट में? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवर रिकवरी का मतलब मैंने जितने खर्चे सोचने थे मैंने उससे ज्यादा सोच लिए। तो जब मैंने ज्यादा सोच लिए, सोचते कहां पर हैं हम, एस्टिमेशन कहां लगाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। और कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मैंने खर्चे ज्यादा मान लिए हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब एक्चुअल देखा तो खर्चे कम हुए, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्योंकि खर्चे कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, अंडर रिकवरी का क्या मतलब होता है? अंडर रिकवरी का मतलब होता है कि मैंने जितने खर्चे लेने थे उससे अंडर सोचे, मतलब उससे कम लिए। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एक्चुअल फिगर है वो ज्यादा आ गई खर्चों की। तो सेलिंग ओवरहेड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने कितने ले लिए, 22,000, लेकिन जब मैंने एस्टिमेट किया था तो सिर्फ 20,000, मतलब मैंने कम सोचा था। अंडर रिकवरी मतलब कम सोचा, ओवर रिकवरी मतलब ज्यादा सोच लिया। तो इसकी वजह से, अंडर रिकवरी की वजह से क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा। सिंपल। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अब इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो इनको समझाने के लिए मैं ये प्रॉप्स का यूज करूंगा। ठीक है, और ये प्रॉप्स हैं ये दोनों। ठीक है, समझ रहे होंगे जिन्होंने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जिनके टीचर ने यूज करवाया होगा। कुछ लोग ऐसे हाथ से ऊपर नीचे करवा के करवाते थे, मेरे को पास क्योंकि हाथ इतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा तो मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा। वेयर एफ इज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी इज फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, एक का कम होगा, तो मुझे सिर्फ उसी को छेड़ना है जहां से मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन को। मतलब अगर मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, तो सिर्फ कॉस्ट वाले को ऊपर नीचे करूंगा। कम बढ़ाना होगा तो ऊपर कर दूंगा, कम करना होगा तो नीचे कर दूंगा। वहीं अगर मैंने स्टार्ट किया होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसा भी है मेथड, लेकिन आपको समझ आ जाएगा इससे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को रीड करना। So question number 1 is the net profit as per financial accounts of a company amounted to 18,550. So financial accounting के हिसाब से प्रॉफिट कितना है आपका, 18,550, while profits as per cost accounts के हिसाब से आपका प्रॉफिट है वह 28,660। तो दोनों के प्रॉफिट्स अलग अलग आ रहे थे। on reconciling the figure the following were noted। तो जब आपने रिकनसाइल किया तो आपको ये सारे डिफरेंसेस मिले जिनके बारे में हम एक करके देखेंगे। लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करनी है और ये रहेगा इसका फॉर्मेट। ये सारा इसका फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल सा है। एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक प्लस का, एक माइनस का, दैट्स इट, और कुछ नहीं आना। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे किसी भी एक के प्रॉफिट से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ क्वेश्चंस को मैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करवाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से। कितना प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, 28,660। 28,660। ओके, अब एक एक करके जो हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं इनको देखते जाएंगे और हम पता लगाएंगे कि प्लस होना है या माइनस होना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। पहली एंट्री क्या है, डायरेक्टर्स फी नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। डायरेक्टर फीस कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज नहीं हुई। इसका मतलब जहां पर एक्सपेंस कम वहां पर प्रॉफिट ज्यादा। मतलब जहां पर एक्सपेंसेस कम लोगे, ऑब्वियस है कि वहां का प्रॉफिट आप ज्यादा लेकर आओगे। सो अब यहां पर देखो क्या हुआ होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्टर फीस चार्ज नहीं हुई, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुई है, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया था जिससे मैं स्टार्ट करता हूं बस उसी में चेंजेस कर सकता हूं। मैंने स्टार्ट किससे किया है, प्रॉफिट एज पर
कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को नीचे लेकर आना होगा, मतलब कम करना होगा। तो जो पहली एंट्री है डायरेक्टर फीस, इसकी वजह से मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या करना होगा, प्रॉफिट को कम करना होगा, डायरेक्टर्स फी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर माइनस नहीं हुई थी, अब इसको यहां से हम चेंज करने के लिए माइनस कर देंगे। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पहले ही माइनस हो चुका है, ये नहीं कर सकते इसको प्लस कर दें। ये कब करते हैं हम, जब हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट किया है तो चेंज इसी में होगा, और बराबर करने के लिए इसको इसके बराबर नीचे लाना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलो अभी नहीं समझ आया तो एक और देखो एग्जाम्पल, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पहले तो इसको लिख दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगेन प्रोविजन जो है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते। सेम बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा क्योंकि वहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा ले लिए, फिर से क्या करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग को इसके बराबर लाने के लिए कम कर देंगे यहां से। तो कितना है ये 970। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब मिला है, ठीक है। जब हम कहते हैं सैलरी क्रेडिट हो गई, इसका मतलब सैलरी मेरे अकाउंट में आ गई तो मेरा अकाउंट बढ़ जाता है। सो ये जो बैंक इंटरेस्ट है ये भी अगेन क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। इस बार क्या हुआ होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इंटरेस्ट आया है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बढ़ गया होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आया। इस बार मुझे क्या करना होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग को इसके बराबर लाने के लिए बढ़ा देना होगा, ठीक है। सो यहां पर लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। सो बढ़ा दो इसको भी कितने रुपए से, 30 रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब तो आप समझ गए होंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का मतलब क्या है, कि इनकम टैक्स हम लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और इसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो जाता है कम। अब कॉस्ट अकाउंटिंग को इसके बराबर लाना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी करना होगा कम, ठीक है। सो इसको क्या कर दो, फोर्थ पार्ट को प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा 8300 से, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी 8300 से कम कर देंगे। अब आ गया वो ओवर रिकवरी वाला। ओवर रिकवरी का क्या मतलब है, जितना एक्सपेंस मुझे सोचना था मैंने उससे ज्यादा सोच लिया, और सोचते किस में है, एस्टिमेशन किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो यानी कि ओवर रिकवरी मतलब कॉस्टिंग में ज्यादा एक्सपेंस ले लिया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। कॉस्टिंग में प्रॉफिट एक्सपेंस ज्यादा ले लिया, ओवर रिकवरी मतलब ज्यादा सोच लिया, तो ज्यादा सोच लिया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट को ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। इन कॉस्ट अकाउंट्स लिखा है, वैसे हमें समझ जाना चाहिए कि ओवर रिकवरी कॉस्टिंग में ही होती है, ठीक है। सो कितना इसका क्या कहा था मैंने कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा क्योंकि ज्यादा खर्चा ले लिया है, तो कम करने के लिए प्रॉफिट को इक्वल करने के लिए कॉस्ट को बढ़ा देंगे, तो 180 यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेना। मेरे पास तो है कैलकुलेटर। 28,660 प्लस 180, ये आ गया 28,870। तो यहाँ का टोटल आ गया 28,870। यही टोटल आप यहाँ पर भी लिख दोगे 28,870। अब यहाँ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वो यही आंसर आना चाहिए आपका 18,550, अदरवाइज आपने गलत बनाई है। सो 28,870 में से 1050 माइनस 970 माइनस 8300, ठीक है जी, ये आ गया 18,550।
जो कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा जिसमें दोनों दे रखे हो, आपको क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में पता चल जाएगा कि ट्रू मतलब गलत है या सही है, राइट। सो बेटर रहेगा कि आपको दोनों प्रॉफिट दिए हो, किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो। चलो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब यहां पर आपको दोनों का क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। सो नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी है और नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी है। सो स्टार्ट कर दो आप किसी भी एक को लेके। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अच्छा, अगर लॉस है तो कहां लिखा जाएगा, नेगेटिव साइड में। तो कॉस्टिंग का लॉस कितना है, 1,72,400। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना। चलो, अब आपके आंसर में नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कितना आना चाहिए, 2,16,045। अदरवाइज हम मान लेंगे कि आपने गलत किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवरी इन कॉस्टिंग। अंडर रिकवरी मतलब जितना था मैंने उससे कम सोचा था, जितना होना चाहिए था। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा आ गया और मैंने सोचा हुआ था कम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कॉस्टिंग में खर्चा कम सोचा था, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा कम नहीं आया होगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा ज्यादा आ गया तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया। फिर से बता देता हूं, अंडर रिकवरी मतलब मैंने खर्चा सोचा कम था, और सोचते किसमें है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में खर्चा ज्यादा आ गया था तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब सही करने के लिए दोनों को क्या करना होगा, कॉस्ट का भी प्रॉफिट कम करना होगा। समझ आ गई ये बात। तो पहला पॉइंट, अंडर रिकवरी ऑफ वर्क्स ओवरहेड। क्या करना होगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम, कितना, 3,120। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस। एक्सेस मतलब ओवर रिकवरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मैंने कॉस्टिंग में ज्यादा मान लिए तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स का इससे थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा। तो सही करने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ाना होगा। ठीक है ना। कॉस्टिंग में मैंने ज्यादा खर्चे मान लिए, ज्यादा मतलब इसका प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब कम आ रहा होगा तो कॉस्ट को ही छेड़ सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किससे किया है, कॉस्ट रिकॉर्ड से। तो इसको बढ़ा देते हैं। क्या है ये, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवरी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अमाउंट कितना है, 1,700। ओके नेक्स्ट। अब बहुत ध्यान से चलो। अब देखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोनों में दे रखी है आपको। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी दी हुई है और डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी दी हुई है, दोनों में है, दोनों में है। चलो, लेकिन आप देखोगे दोनों का अमाउंट डिफरेंट है, दोनों का अमाउंट डिफरेंट है। देखो ध्यान से, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डेप्रिसिएशन लगाई गई है 11,200 की, देख सकते हो आप। और कॉस्ट रिकॉर्ड में डेप्रिसिएशन लगाई गई है 12,500 की। इसका मतलब ओवर रिकवरी हो गई, मतलब मैंने कॉस्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दी, ज्यादा एज्यूम कर ली थी। तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कितने से, 12,500 और 11,200 का डिफरेंस ले लो, ये आ रहा है 1,300। यानी कि कॉस्टिंग में मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा ले ली 1,300 से, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,300 से कम आ रहा होगा। सही करने के लिए क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को नहीं छेड़ सकता क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है कॉस्ट रिकॉर्ड से। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट को 1,300 से बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ओवरचार्ज डेप्रिसिएशन कितने से, 1,300 से। कैसे आया 1,300, 12,500 में से 11,200 माइनस कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग। इंटरेस्ट मिला था, कहां मिला होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है इंटरेस्ट। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिला है, लेकिन कॉस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आया। तो इसको तो छेड़ नहीं सकते, कॉस्टिंग को बढ़ा दो। कितने से, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 8,000। इंटरेस्ट
रिसीव्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 8000 से। ठीक है, यहां तक चलें आगे। चलो, ऑब्सोलिसेंस लॉस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑब्सोलिसेंस भी एक तरह की डेप्रिसिएशन होती है। मतलब ये होता है कि जब आपका कोई एसेट आउटडेटेड हो जाती है, अभी खराब नहीं हुई लेकिन आउटडेटेड हो गई है, अब उसका यूज नहीं होता, सो ऐसा लॉस ये आपको इसने किस में चार्ज किया? आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, क्योंकि ये लॉस कहां चार्ज किया गया है? फाइनेंशियल बुक्स में। सो इक्वल करने के लिए कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट कम करना होगा। ठीक है, ऑब्सोलिसेंस लॉस, स्पेलिंग ही नहीं आती, ऑब्सोलिसेंस लॉस। हाँ जी, कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी कम कर दो, कितना? 5700। नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स। अगेन सेम वैसे ही जैसे ऑब्सोलिसेंस वाला था, इनकम टैक्स फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज हुआ है, तो इसका प्रॉफिट कम आ रहा होगा फाइनेंशियल बुक्स का। सेम करने के लिए क्या करना होगा? कॉस्टिंग के प्रॉफिट को कम कर देंगे। कितने अमाउंट से? 40,300 से। तो पहले 40,300 लिख लेते हैं, और इसका क्या है? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में क्रेडिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट बढ़ा होगा इसका, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिला है फाइनेंशियल बुक्स में, तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को भी बढ़ा देंगे इसका इक्वल करने के लिए। सो सिंपल। सो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, क्रेडिटेड का मतलब मिला है, क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। कितना इंटरेस्ट मिला है? 750 ओनली, 750। नेक्स्ट, स्टोर्स एडजस्टमेंट। कुछ समझ नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, कैसे समझोगे? क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स मतलब ये पैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट हुए हैं, मतलब वहां का प्रॉफिट बढ़ा होगा। क्रेडिट मतलब मिलना, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? कॉस्ट का प्रॉफिट भी बढ़ा देना चाहिए। कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम। स्टोर एडजस्टमेंट, कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा? 475। जैसे बैंक इंटरेस्ट मिला था फाइनेंशियल अकाउंट्स में, सो इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, इसका कम आ रहा था, तो कॉस्ट का भी बढ़ा दिया था। सेम ऐसे स्टोर एडजस्टमेंट भी क्रेडिट हुई है, क्रेडिट मतलब मिली है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, इसको फिर से बढ़ा देंगे कॉस्ट को इसके इक्वल करने के लिए। सिंपल। लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। डेप्रिसिएशन है, और ऐसी डेप्रिसिएशन है जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज हुई है, तो फाइनेंशियल में चार्ज हुई है, तो इसका डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का भी प्रॉफिट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो कितना कम कर देंगे? 6750। हाँ जी, अब इसका टोटल कर लेते हैं। देखो, नेगेटिव साइड ज्यादा आएगी, नेगेटिव साइड ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब माइनस वाली साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब जो इसका आएगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का आएगा भी क्या आएगा? लॉस ही आएगा। अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा होती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। यहां पर क्या है? नेगेटिव साइड ज्यादा है, तो मैं नेगेटिव साइड का टोटल कर लेता हूं। 1,72,400 प्लस 3120 प्लस 5,700 प्लस 40,300 प्लस 6,750। ये आ गया 2,28,270। 2,28,270, इसको आप यहां पे भी लिख लो, 2,28,270। अब ये पॉजिटिव साइड यहां से माइनस कर दो, -1,700 -1,300 -8,000 -750 -475। ठीक है जी, ये आ गया 2,16,045। 2,16,000। देखो नेगेटिव साइड ज्यादा आई है, तो प्लस साइड में बचेगा 2,16,045,
और ये क्या आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड ज्यादा है तो ये भी क्या होगा, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक हो गया, समझ आ गया। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। और फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब आपको देखो किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, दोनों क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस दोनों गिवन थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी गिवन था। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे प्रॉफिट कॉस्ट बुक्स का दे रखा है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का नहीं दे रखा। यहां पर जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आपके माइंड में एक डायलेमा चलती रहेगी कि भाई पता नहीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट सही आया या नहीं आया। लेकिन जब दोनों दिए होते हैं तो वहीं पर ही हमें क्लियर हो जाता है कि आंसर आपका ठीक है या गलत है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि भगवान भरोसे ही होकर आना होगा। तो देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का तो हमें पता ही नहीं। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कितना। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलो, कॉस्ट बुक्स बोलो, सब एक बात है ना। नेक्स्ट, मार्केटिंग ओवरहेड्स। ध्यान से देखो, क्या इसकी वजह से प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आया होगा, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बुक्स में भी 8,000 ली है और फाइनेंशियल बुक्स में भी 8,000 ली है। तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। तो इसको माफ करो, आगे चलते हैं। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट्स में लिए गए हैं कितने, 5,000 के, लेकिन कॉस्टिंग में तो लेते ही नहीं है। कहां गए मेरे दोनों वो, हाँ ये रे, उल्टा है। सो इसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लेते हैं, कॉस्ट बुक्स में नहीं लेते। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब क्योंकि हमारे पास हमने शुरू किया है कॉस्ट बुक से, तो सिर्फ इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको कम कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर क्या है, डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को कम कर देंगे 5,000 से। आगे चलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स में लिया है 8,500 और फाइनेंशियल बुक्स में लिया है 7,000। क्या मैं इसे ओवर रिकवरी बोल दूं, ओवर रिकवरी है क्योंकि ज्यादा ले लिया मैंने। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हुआ होगा 8,500 से, दो प्रॉफिट तो दोनों के कम हुए होंगे। कॉस्टिंग का 8,500 से कम हुआ होगा, अकाउंट का सिर्फ 7,000 से हुआ होगा, है ना। सो 1,500 से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा कम हो गया। सेम करने के लिए इसको बढ़ा दो 1,500 से। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। फिर से बता दूं, कॉस्टिंग में 8,500 का फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लिया, जबकि अकाउंट्स में सिर्फ 7,000 का। तो कॉस्टिंग में खर्चे 1,500 ज्यादा ले लिए, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,500 कम आ रहा होगा। अब क्योंकि हमने कॉस्ट बुक से शुरू किया है तो 1,500 बढ़ा दो, 1,500 बढ़ा दो। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस। बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह के डायरेक्टर फीस और इसके आगे इनकम टैक्स भी है, दोनों सेम है। ये दोनों मैंने फाइनेंशियल बुक्स में लिए हुए हैं, तो फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। तो कॉस्ट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी कम कर देंगे, कॉस्ट को भी। तो दोनों के साथ सेम होगा, डायरेक्टर फीस हो चाहे इनकम टैक्स पेड हो। एक 2,000 से कम कर देंगे, एक 15,000 से। ठीक है, दोनों समझ आ गए। रेंट ऑफ ओन्ड प्रेमाइसेस। रेंट ऑफ ऑन प्रेमाइसेस मैंने बताया था, ये इंप्यूटेड कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट में ली जाती है, ये सिर्फ कॉस्ट में ली जाती है। सो कॉस्ट में रेंट लिया है मैंने, कॉस्ट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। सही करने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट को बढ़ा देंगे, तभी तो सेम होगा। सो रेंट ऑफ ऑन प्रेमाइसेस कितना, 6,000। हाँ जी, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन कॉस्ट रिकॉर्ड्स में हमने चार्ज की है 11,250 की, अकाउंट्स में चार्ज की है 12,000 की।
यानी कि अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा चार्ज हो गई, दोनों का डिफरेंस देखे तो 750, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट 750 कम आ रहा होगा, कॉस्टिंग का 750 ज्यादा आ रहा होगा, तो सेम करने के लिए कॉस्टिंग का भी 750 कम कर देंगे। सो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज है, तो अंडर चार्ज है तो थोड़ा सा और चार्ज कर दो, कितना प्रॉफिट कम कर दो इसकी वजह से, 750। चलो भाई नेक्स्ट, शेयर ट्रांसफर फी क्रेडिट, क्रेडिट हुई है फाइनेंशियल बुक्स में, तो इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। भाई जो भी क्रेडिट होता है उससे पैसा आता है, तो आने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। सो 1000, अगर अकाउंट्स का प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इसका भी बढ़ा दो। शेयर ट्रांसफर फी कितना, 1000। लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कॉस्ट बुक्स में लिए हैं 5000, फाइनेंशियल बुक्स में लिए हैं 8000, तो फाइनेंशियल बुक्स का 3000 ज्यादा लिया है, तो फाइनेंशियल बुक्स 3000 नीचे होगी, सेम करने के लिए कॉस्ट को भी 3000 नीचे कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर रिकवरी हुई है, 3000 और कम कर दो। चलो जी, अब क्या करो, प्लस वाली साइड का टोटल कर लो, 50,000 प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 1000, ये आ गया 58,500, ये आ गया 58,500। तो पॉजिटिव साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। 500 भी है, सॉरी, 58,500। अब ये माइनस कर दो, 5,000, 2,000, 7,000, 22,000, 25,750, 25,750 को माइनस करना है 58,500 से आ जाएगा 32,750, 32,750। और ये क्या आएगा अब, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो नोट कर लो इन क्वेश्चंस को और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सो ध्यान से समझते हैं इसको। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट हम एक बार सीख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमें अच्छे से नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम एक बार उसको समझ लेते हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है इस तरह से, 2 ओपनिंग स्टॉक होता है यहाँ पर, फिर 2 नेट परचेजेस ले रहा हूं, नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहां पर क्या होता है, बाय सेल्स, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिगर्स हम ले लेते हैं इसके अंदर, छोटी छोटी फिगर्स ले लेते हैं, 50, 20, यहाँ पे ले लेते हैं 10, 30, और प्रॉफिट आ जाएगा, अच्छा ये भी तो लेना था, 10, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 70 का यहाँ टोटल, और 70 में से 50 माइनस हो गए तो 20 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आप कहोगे क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसकी बात करेंगे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बस आपको इसके प्लस माइनस ये बताना है, आंसर प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा बस, और कुछ नहीं बताना, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं बनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर इसका यूज करेंगे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। सो फिलहाल इसका सिर्फ हमें ये बताना है कि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। इन रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, वन ऑफ द एरियाज ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि क्यों डिफरेंस आते हैं इन दोनों के प्रॉफिट्स में, कि दोनों का स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड अलग अलग होते हैं। अच्छा, आगे बोल रहा है, स्टेट विद रीजंस
in each of the following circumstances whether costing profit will be higher or lower than financial profits। तो हमें इन सारे केसेस में, कितने केस हैं हमारे पास, 4। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये 4 केसेस में मुझे क्या बताना है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल के प्रॉफिट से ज्यादा आएगा या कम आएगा, बस इतना बताना है। कॉस्टिंग में ये कॉस्ट वैल्यूएशन की फिगर्स हैं ये वाली, और ये है फाइनेंशियल वैल्यूएशन की। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दूं, ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड में होता है, डेबिट साइड में। सो अगर मैं डेबिट साइड को इंक्रीज कर दूं, मतलब अभी 10 था ना, अब इसको 20 कर दो। अब इसका इंपैक्ट क्या देखेंगे, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब वो वाला तो प्रॉफिट आएगा नहीं जो पहले आया था, अब हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने डेबिट साइड को इंक्रीज किया, तो इसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे क्या आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो क्रेडिट साइड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो 70 टोटल था वो अभी भी 70 रहेगा। ओके, सो यहाँ का टोटल अभी भी 70 आएगा। अब नेट परचेज तो सेम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम है, यानी कि 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60। तो अब मेरे पास यहाँ डेबिट साइड का टोटल हो गया 60, 70 में से 60 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 10। कहाँ प्रॉफिट पहले 20 था, अब मेरा प्रॉफिट कम होके कितना रह गया, 10 ही रह गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं डेबिट साइड को इंक्रीज करता हूं, डेबिट साइड में कोई आइटम इंक्रीज करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट उसकी वजह से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या फिर इसका वाइस वर्सा ले लेते हैं, अगर मैं डेबिट साइड को डिक्रीज करता तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इसमें देखो, अब मैं क्रेडिट साइड के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करता हूं। अब मैं क्रेडिट साइड के जो स्टॉक है, जो पहले 20 था, इसको इंक्रीज कर देता हूं और कितना कर देता हूं, 30। क्या मेरे को इसकी वजह से यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले 50 प्लस 20 70 आ रहा था, अब 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80। क्या मैंने यहाँ की कोई फिगर चेंज करी डेबिट साइड की, ना, बिल्कुल नहीं करी। यानी कि इनका जो टोटल आ रहा था वो तो सेम ही आएगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। इनका टोटल कितना आ रहा है, 50, पहले भी 50 था अभी भी 50। सो 80 में से 50 माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30। क्या मैंने देखा, यहाँ पे देखा मैंने कि अगर क्रेडिट साइड को मैं इंक्रीज करता हूं, क्रेडिट साइड को इंक्रीज करता हूं तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं क्रेडिट साइड को डिक्रीज करता हूं तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड के आइटम के साथ प्रॉफिट की होती है इनवर्स रिलेशन, मतलब डेबिट साइड बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेबिट साइड कम करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन क्रेडिट साइड वालों के साथ क्या होती है, प्रॉफिट की डायरेक्ट रिलेशन होती है। क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट साइड कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सिंपल, ये बात समझानी थी, बहुत जरूरी। अब आपको इस क्वेश्चन में जो करना है वो देखो क्या करना है। मुझे क्या बताना था यहाँ पे, स्टेट विद रीजंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस whether costing profit will be higher or lower than financial profit। तो कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट से कम होगा या ज्यादा होगा, बस इतना सा बताना है। ओके, तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल को छोड़ दो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, सब चीजों को एक साथ आपने किस चीज पे ध्यान देना है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ओपनिंग का मतलब डेबिट साइड का आइटम, तो डेबिट साइड का आइटम जिसका ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट कम होगा। तो यहां पर देखो, कॉस्टिंग में है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 और फाइनेंशियल अकाउंट्स में है 60,000। तो जिसका ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, या फिर उल्टा कह लो जिसका डेबिट साइड कम उसका प्रॉफिट ज्यादा। तो कॉस्टिंग में सिर्फ 50,000 है और फाइनेंशियल में 60,000। क्या मैं कह सकता हूं, कॉस्ट प्रॉफिट will be higher than accounting profit, और कितने से ज्यादा होगा, बाय 10,000, क्योंकि 10,000 का फर्क है। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 10,000 ज्यादा होगा किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। क्यों, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम है यहां पर। ठीक है ना। अब आप इसमें से किसी का भी आंसर दे सकते हो। सो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं इसको करना। एक बार एक पार्ट और कर लेते हैं। चलो,
इसकी बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने क्या बोला, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स या इस पे रॉ मटेरियल पे ध्यान ही मत दो, आप बस इतना देखो ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अभी ये क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग का क्या रूल होता है, जिसका क्लोजिंग ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग क्या होता है, क्रेडिट साइड की आइटम होती है, जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा। अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो अगेन कॉस्टिंग का है 60,000 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50,000। तो सीधा सीधा क्या है, कॉस्टिंग जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड में ज्यादा आएगा, तो क्लोज कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, सिंपल। तो इसका भी आंसर आप इसी तरह से लिख देना, कॉस्ट प्रॉफिट विल बी हायर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 10,000। अगेन 10,000 से ज्यादा होगा। सो अब यहां पर क्या लिखोगे, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पर ज्यादा है। तो बाकी दोनों भी सेम ऐसे ही आपने बताने हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को कंप्लीट अपने आप कर लेना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसका यूज करने लगे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, दैट्स इट। आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिया है तो लिख दो यहां पर भी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे, प्लस वाली साइड में। कितना प्रॉफिट है, 5,000 का। ठीक है, यहां तक। आगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब मैंने जो सोचा था वो कम सोचे थे, एक्चुअल में उससे ज्यादा आ गए। तो देखो कॉस्टिंग में हमने खर्चे कम सोचे थे तो कॉस्टिंग में हमने कम लिए होंगे, इसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अच्छा मेरे वो यंत्र कहाँ है, ये मिल गए। हाँ जी, कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, हमने कम एज्यूम किए थे, कम सोचे थे। कम सोचे होंगे तो हमने कम खर्चे लिए होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चे ज्यादा ले लिए होंगे। इसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग को धीरे धीरे कम कर देंगे, कम कर देंगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इक्वल आने के लिए। सो इसका लिखते हैं हम अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अंडर रिकवरी ऑफ एफओ मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट कितना, 3,000। नेक्स्ट, अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। अब क्या हो गया जी, अब हो गया कि हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ओवर रिकवर्ड कर दिया था, मतलब जितना एक्चुअल में था उससे ज्यादा मान लिया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे हमने कम खर्चे लिए हैं। कॉस्टिंग में हमने ज्यादा खर्चे ले लिए। अब सेम करने के लिए क्या करना होगा, कॉस्टिंग को बढ़ा देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओवर रिकवरी हो गई कितने से, 2,000 से। तो कॉस्टिंग में अंदर ज्यादा खर्चा ले लिया तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, आप बढ़ा दो, सिंपल। आगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओहो, बैंक इंटरेस्ट कहां पर मिला है, फाइनेंशियल बुक्स में। इंटरेस्ट मिलने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट को इसके इक्वल लेके जाना है, तो कॉस्ट को भी बढ़ा देंगे, सिंपल। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट बढ़ा दो, कितने अमाउंट से, 500 से। ओके, नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स। कॉस्ट में तो आते नहीं है, तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये फाइनेंशियल बुक्स में आए हैं। तो ये खर्चे हैं जो फाइनेंशियल बुक्स में आए हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट कम हो गया होगा। कॉस्ट को इसका इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, कम कर देना होगा, सिंपल। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ इन फाइनेंशियल बुक्स, तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम कर देंगे, अमाउंट है 6,500। ओके, नेक्स्ट, अब आ गया अपना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो यहां पे देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां की आइटम होती है, देखो ओपनिंग स्टॉक होती है डेबिट साइड की आइटम। अब जिसका डेबिट साइड ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, अपने को इतना ही लॉजिक चाहिए। तो कॉस्ट बुक्स में ओपनिंग स्टॉक लिया हुआ है 5,000,
फाइनेंशियल बुक्स में ओपनिंग स्टॉक लिया हुआ है 4000। तो आप बताओ, कॉस्टिंग में मैंने 5000 ले रखा है और फाइनेंशियल बुक्स में सिर्फ 4000, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1000 कम आ रहा होगा फाइनेंशियल बुक से, क्योंकि 4-4000 तो दोनों में सेम है, 5000 मतलब 1000 इसमें ज्यादा ले लिया था। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब डेबिट साइड इसमें 1000 ज्यादा लिया हुआ, तो इसका प्रॉफिट 1000 कम हो गया होगा, इसका मतलब कॉस्टिंग का। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्टिंग का 1000 बढ़ा दो। क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। राइटिंग को छोड़ो, सुन लिया करो, है ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो 1000 से इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर दो। लास्ट, अब बात कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड का आइटम। क्रेडिट साइड का आइटम क्या होता है, जिसका ज्यादा क्रेडिट होगा उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। अगेन यहां पर देखो, कॉस्ट बुक्स में 12000 और फाइनेंशियल बुक्स में 10000। इस बार क्या हुआ होगा, कॉस्टिंग में ज्यादा है 12000 है और उसमें 10000 है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2000 ज्यादा आ रहा होगा फाइनेंशियल बुक से। सेम किसको करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, तो इसको 2000 इसके नीचे लाने के लिए बराबर कर देंगे, मतलब माइनस में ले जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ज्यादा वैल्यू है ना क्लोजिंग स्टॉक की भी, ओपनिंग स्टॉक की भी ज्यादा थी और क्लोजिंग की भी ज्यादा थी, 2000। ओके, अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, मतलब सॉरी माइनस वाली साइड ज्यादा आ रही है, और माइनस वाली साइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11,500 आ रही है माइनस वाली साइड, तो यहां पर भी लिख देंगे माइनस वाली साइड। अब क्या आएगा, ये बहुत ध्यान से, लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखो, अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा आ रही होती है तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव साइड ज्यादा आ रही होगी तो लॉस। सिंपल, यहाँ का टोटल कर लो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8500 यहाँ का टोटल आ रहा है। तो 11500 में से 8500 माइनस करेंगे तो 3000, ये क्या आ गया, लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ गया। ठीक है, और इस तरह से आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, यही हम ओवर करते हैं इसको। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉस्ट शीट का भी यूज आएगा। सो बेटर रहेगा एक बार आप कॉस्ट शीट को रिवाइज कर लेना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरूर देख लेना, और हो सके तो एक दो क्वेश्चंस भी देख लेना। तो यही हम आज की क्लास का एंड करते हैं। और इसके अलावा मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा अकाउंट जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा इतना ही मांग रहा हूँ कि आप मेरा चैनल लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना। एक्चुअली मुझे ये सब बोलना आता नहीं है, अभी बहुत न्यूली मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। सो लाइक सब्सक्राइब इन सब में कंफ्यूज रहता हूँ। सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। सो अपने को क्या है कि सिलेबस खत्म करना है, वो तो इजीली हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद हमें इसके एग्जाम पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वो भी करने हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे हम ये सारे चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सिंपल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।